थैंक यू फॉर कमिंग। मेरा नाम कमल सराह है और ये हमारे साथ हैं विलियम फ्रांसिस। ये अमेरिका में एमएलबी का नाम आपने सुना होगा, मेजर लीग बेसबॉल। तो ये एमएलबी के कोच हैं एंड ये पिट्सबर्ग पायरेट की जो टीम है एमएलबी की, उसमें भी खेल चुके हैं। तो हम यहाँ आए थे अबाउट 2 महीने पहले, अपना प्रिंसिपल सर से बात हुई थी। तो हमारी एक एनजीओ है नॉन प्रॉफिट, जिसका मकसद है, जिसका नाम है डायमंड ड्रीम्स एकेडमी। उसका मकसद ये है कि हम यहाँ आके कार्य कॉलेज जैसे यूनिवर्सिटियों के साथ पार्टनरशिप करके बेसबॉल की तरक्की कराएं। उसकी जो नॉलेज है अमेरिका में, जो मेजर लीग बेसबॉल में जैसे प्लेयर्स को ट्रेन किया जाता है, कोचेस को ट्रेन किया जाता है, उनको यहाँ से अमेरिका से ला के यहाँ पे वो सिस्टम बनाए। और हमको बहुत खुशी हुई when I came last time, Dr. Jadish met with me and he shared the vision with me. I shared the vision with him and we were very happy that we were like-minded, thought alike, to promote the kids and the sport of baseball in India. हिंदी में अगर बोलेंगे तो सर यहाँ की ऑडियंस हिंदी की ज्यादा है, इंग्लिश की कम है। तो ठीक है हम लोग तो समझ लेंगे, लेकिन अगर पब्लिक नहीं समझ पाई तो व्यर्थ है आपका कॉन्फ्रेंस करना। थैंक यू फॉर मेरे को रिमाइंड करने के लिए। पर इसको तो हिंदी आती है तो इसको भी इंग्लिश में बुला के बहुत हिम्मत कर देंगे। हाँ जी। तो ये अपना मकसद है। यू भी आप सरप्राइज हो गए सुन के कि इंडिया में अब, जब मैं आया तो 2 साल पहले, क्लोज टू 112 मिलियन लोग इंडिया बेसबॉल को अपनी स्पोर्ट मानते हैं। आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में यहाँ बेसबॉल खेली जाती है। पिछले 50 सालों से यहाँ पे बेसबॉल खेली जाती है। प्लेयर्स भी हैं, कोचेस भी हैं, तो उसको डेवलपमेंट नहीं मिलती बिकॉज क्रिकेट ओवरशैडो कर जाती है। और उसकी जो अपॉर्चुनिटी है, बेसबॉल एक ओलंपिक स्पोर्ट है, ओलंपिक्स में भी खेलते हैं। तो उसके लिए हमको लगा कि यस, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे है, उसकी तरक्की हो सकती है। एक तो गेम को प्रमोट हो सकती है, दूसरा इस टाइम एमएलबी जो है मेजर लीग बेसबॉल, दुनिया में उनके 4 ऑफिसेज हैं। एक पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क पे है, एक है साउथ अमेरिका में डोमिनिकन रिपब्लिक में, तीसरा उन्होंने चाइना में खोला और 2019 में उन्होंने दिल्ली में खोला। तो उनका भी मकसद है कि उन्होंने क्या देखा कि यहाँ से एटलीस्ट 20 से 40 मिलियन इंडियंस आज के दिन में अमेरिका के एमएलबी स्पोर्ट्स देख रहे हैं। यहाँ से उन्होंने इतनी बड़ी एजेंसी, जो एसोसिएशन है गेम्स की, यहाँ अपने बंदे को भेजे, क्योंकि उनके यहाँ पे व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, तो उनको भी लगा कि यहाँ पे बेसबॉल है। उसी को देख के हमने डायमंड ड्रीम्स की शुरुआत की। तो यहाँ हरियाणा में जो है कितने कॉलेजों में आपने शुरू किया है? हमारा जी मकसद ये है, जैसे हरियाणा में ये पहला कॉलेज है, तो हमारी पहली शुरुआत इस कॉलेज के साथ, और 2-3 कॉलेज अमेरिका का है जिसके साथ हम लिंक करेंगे। और भारत में और हरियाणा में ही इस कॉलेज के साथ हमने 10 डिस्ट्रिक्ट्स में जूनियर कॉलेजेस के साथ एसोसिएशन कर रहे हैं। तो जो हमारा मकसद है कि मेन एक होगा, बाकी जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे कोचिंग हो रही है, उनके साथ सबसे पहले हरियाणा में शुरू करें। It's a little expensive sport to a sports person. You're absolutely right. It is very expensive because it takes a lot of money. Going back to Hanish Sharma's question, resources नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं बेसबॉल सक्सीड होती? क्योंकि यहाँ पे जो ग्लव्स होते हैं, मैंने देखा जो ग्लव में हिट करता, ग्लव ही खुर जाता है। तो हमने वहाँ से जो ग्लव्स हैं, अमेरिकन ग्लव्स हैं, जो रोलिंग्स हैं डिफरेंट कंपनीज के, तो हमने अभी लास्ट वीक यहाँ पे ऑलमोस्ट आधा कंटेनर शिप किया अपना गुड्स का, जो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग में काम आएगा। और that's where we're going to promote. So you choose an alternate of this? I'm sorry? Any alternate version of equipments? No, we're not, because baseball was developed and was born in America, right? So the traditional form of baseball is going to still stay the same way. So we're not going to change it. However, there's a difference in how it's played here. We had a meeting this morning with about 20 coaches. A question came up. And the challenge we have now is when we went out, Bill came out and he saw that there was no mound. If you guys are familiar with baseball, baseball's played on a mound. When the pitcher throws the ball, he's on a mound. In India, there is no mound. It's on a flat ground. So that's a big difference. So the pitcher that is throwing the ball on a flat ground, when he throws it, he's throwing it about 70 miles an hour.
Same pitcher and the same guy in America, when he throws on a mound, the same ball goes about 100 miles an hour. You remember the $1 Million Arm movie, right? That came out in 2014. Rinku Singh and Dinesh Patel were recruited by Pittsburgh Pirates. They went and played with him over there. They threw at 93 miles an hour on a flat ground. On a flat ground. On a mound, the ball was much faster. What does that tell you? There's a lot of talent. A kid that's throwing 70 miles an hour can now throw 100 miles an hour on a mound. हिंदी में ही आ जाएंगे। हाँ जी। हिंदी में बता दीजिए सर, ये आप चलो हमने तो जैसे तैसे समझ लिया, अब जो इस वीडियो को देखेंगे वो कैसे समझेंगे सर? वो आपसे तो रूबरू होके बात ये हरियाणा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सही बात है आपकी। देखो हमारे जो इंडिया में बेसबॉल खेली जाती है, जैसे फील्डों में खेली जाती है, वो फ्लैट ग्राउंड पे खेली जाती है। जो हमारे अमेरिका में खेली जाती है, जापान में, कोरिया में, जहाँ पे सबसे बड़ी ये स्पोर्ट है, वो माउंट बनता है फील्ड के ऊपर। आप देखोगे अगर आपको टाइम लगे, हम माउंट बनवा रहे हैं बाहर फील्ड में। जो हम फील्ड को भी ऐसी तैयार कर रहे हैं जैसे अमेरिका की फील्ड होगी। माउंट होगा, उसकी जो लेंथें होती हैं वो उसके तरीके से तैयार करेंगे। सो वो एक डिफरेंस है। जैसे अब सुबह हम कोचेस से बात कर रहे थे, कहते हैं हमारे बच्चे तो फ्लैट ग्राउंड पे खेलते हैं, हमारे नेशनल टीम में जब सिलेक्शन होती है तो वो तो फ्लैट ग्राउंड पे खेलते हैं। मैं कहूँ नेशनल टीम तो के रहते हो, अगर आप माउंट पर खेलोगे आप इंटरनेशनल लेवल तक जा सकते हो। तो हमारा मकसद है वो चेंजेस की जो आप बात कर रहे हो, वो चेंजेस हैं, पर हम वो चेंजेस को और लेके आएंगे ताकि इंटरनेशनल लेवल तक हमारे बच्चे जा सके, ओलंपिक्स तक जा सके, अगर प्रॉपरली उनको ट्रेन किया जाए। क्रिकेट में भी खेलते हैं सेम, क्रिकेट भी बॉल बैट ग्लव की गेम है, बेसबॉल बैट ग्लव और ग्लव की गेम है। सो उन दोनों को मर्ज करके कैसे, टैलेंट उसमें भी है, टैलेंट इसमें भी है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो हमारा मकसद ट्रेन करके कॉलेजेस के साथ हमारी वहाँ पे टाई अप है। जो हमारा सॉफ्टवेयर हम लेके आए हैं, उस सॉफ्टवेयर में सारे कॉलेजेस में स्कॉलरशिप्स मिलती है बच्चों को, बेसबॉल की स्कॉलरशिप्स मिलती है। तो जैसे जैसे रैंकिंग होती है हमारे जो सॉफ्टवेयर में, उसमें सारे के सारे अमेरिका के सेम एज ग्रुप के बच्चे, सारे वर्ल्ड के सेम एज ग्रुप के स्टेटिस्टिक्स हैं। अब बच्चा ले लो जो 16 या 17 साल का बच्चा है, 5.5 या 6 फुट का टॉल है, उसकी वेट के हिसाब से उनको पता है कि अमेरिका में ये बच्चा, इसकी वो स्टेटिस्टिक्स है। अगर हम उसी के बेस पे हम अपने बच्चों को उस स्टेटिस्टिक्स से लेके आते हैं तो वो कॉलेज के रिक्रूटर भी देखेंगे कि हमको इस बच्चा चाहिए। क्यों? आप वो पुराना जमाना खत्म हो गया जब स्काउटिंग वो जाके शहरों में करते थे। एवरीथिंग इज एनालिटिक्स, सारा डेटा है। वो जो सिस्टम हम यहाँ सेट कर रहे हैं, उससे बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे सिस्टम में आएंगे वो उनकी ऑटोमेटिकली उनकी रीच, जब आईटी शुरू हुआ था हैदराबाद से बच्चे जाते थे। हम बेसबॉल में सेम एनालिटिक्स डेटा से दिखा सकता है कि हमारे बच्चे भी यहाँ पे उस लेवल तक खेल सकते हैं। पॉजिटिव राय, मेरे को सब अच्छाई दिखती है, मेरे को यहाँ पे बच्चों में अच्छाई दिखती है, टैलेंट भी है, पैशन भी है। अब आप बाहर जाके देखोगे बच्चों में बहुत टैलेंट है। क्यों नहीं उभरती? क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। फ्यूचर क्या है? क्रिकेट में भी तो 11 प्लेयर ही खेलते हैं, 1 बिलियन बच्चा खेल रहा है क्रिकेट। अपॉर्चुनिटी क्रिकेट में अब IPL है तो उसके बाद ही आई थी ना। तो हमारा मकसद भी है कि जैसे जैसे ट्रेन करेंगे, तो अमेरिका में एक है NCAA, वो कहते हैं नेशनल कॉलेज एथलेटिक एसोसिएशन। तो हमारा मकसद है जैसे जैसे हम अकेडमी बनाएंगे, NCAA लेवल की टीमें खड़ी करके, और उनके ऊपर फिर स्पॉन्सरशिप आ जाती है। सो अपॉर्चुनिटी भी आती है, अगर बच्चे खेलते भी हैं तो उनके उसमें लीग्स में भी खेल सकते हैं, अगर बाहर भी जा सकते हैं, वो भी अपॉर्चुनिटी आएगी। जैसे माँ बाप को पता लगे हमारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्यों नहीं खिलाएंगे। आपने हरियाणा का चुनाव इसलिए भी किया है कि स्पोर्ट्स हब बन गया है, वेरी स्मॉल स्टेट, लेकिन स्पोर्ट्स हब है, मेडलिस्ट हैं ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, दे आर ग्रैबिंग द मेडल्स ऑल द टाइम। हाँ जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं जो पीछे साल पहले आया था तो हम रोहतक यूनिवर्सिटी के जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं उनसे बात चल रही थी, तो मैं भी सरप्राइज हुआ था कि 60% जो मेडल्स ओलंपिक्स या इंटरनेशनल आते हैं वो हरियाणा से आते हैं। तो एक तो ये बड़ी बात थी, मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतने आप एथलेटिक यहाँ से जा रहे हैं। आपने देखा होगा 3-4 हफ्ते पहले जो वहाँ से बॉक्सर गया, लास वेगस में भी खेला था उसने, तो यहीं से गया वो। तो एग्जैक्टली, सो वो यहाँ से एथलेटिक भी है। और दूसरे यहाँ से, मैं पंजाब से हूँ, मेरा बर्थ वैसे पंजाब का है, 50 साल पहले मैं अमेरिका चला गया था, तो हमारे को पता है यहाँ के एथलीट्स भी काफ़ी एथलेटिक हैं हमारे बच्चे। सो ये भी एक रीज़न था। तो थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न क्या था, जब डॉक्टर जगजीत सर से मिले मैं, तो उनका पैशन था कि जब तक आपकी लीडरशिप और कमिटमेंट जो यूनिवर्सिटी से नहीं आती, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते।
तो ये वो सम ऑफ द रीजन जिस पे हमारा अभी मकसद तो हरियाणा को डेवलप करना है कि हम चाहते हैं कि एक चीज़ जो शुरू करते हैं यहीं से शुरू करें। सो हमारा जो सेटअप हमने किया एज एन NGO सेटअप किया, और वहाँ पे जो सपोर्ट आ रही है, फाइनेंशियल के बगैर तो कुछ नहीं होता, विदाउट फाइनेंस विदाउट कॉमर्स नथिंग हैपेंस। सो जो हमारा सिस्टम बना है वो यह है कि कोचेस से लेके, ट्रेनर से लेके, एम्पायर से लेके प्लेयर्स तक वो फाइनेंशियली उनको बेनिफिट मिले जैसे ग्रो करेंगे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि फाइनेंशियली जो है वो ही सपोर्ट करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, फाइनेंशियली भी जैसे हम कोचेस को हायर करेंगे अंडर द DDA, एंड देन जो पहली नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में आप सुनोगे उसका नेक्स्ट लेवल क्या सारा कुछ नहीं बता सकता, पर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में जैसे जैसे हमारी और चीज़ें होती हैं, नेशनल लेवल तक की टीमें सेट करेंगे। एंड ऑफ द डे उनकी जो प्रमोशन होती है, ट्रैवल करना है, बाहर की कंट्रियों से भी बात चल रही है कि उनको बाहर कैसे लेके जाके खेलें। पर ऑब्वियसली जो अगर बच्चा या कोई टाइम डालता है फाइनेंशियली भी उसको हाँ जी। सो हमने शुरुआत किया 16 साल से ऊपर, 16 से 24 के बीच, क्योंकि वो ऑलरेडी जैसे 15 साल के बाद क्या होता है, आपने 12वीं या 10वीं खत्म की तो उसके बाद आप छोड़ देते हो। तो जो ऑप्शन होती हैं जो 16 साल से आते हैं वो पैशनेट होते हैं और थोड़ी उसमें दे ऑल्सो अंडरस्टैंड, उनको गेम का भी पता होता है। तो जो पहला फेज़ है हमारा उस एज ग्रुप में है। जैसे हम अपने सचिन से बात कर रहे थे, कह रहा था सर 12 साल के बच्चे भी ले आए। मैंने कहा हम अभी इंफ्रास्ट्रक्चरली सेटअप नहीं है कि छोटे बच्चों को हैंडल कर सके, क्योंकि हमने बच्चों के साथ न्यूट्रिशन भी हमारे, आप देखोगे कैंप्स में न्यूट्रिशन भी हमारे न्यूट्रिशनिस्ट है अमेरिका से, वो कहते हैं बच्चों को यही देना, बिकॉज बिकमिंग एथलीट प्लेयर ऑल्सो मीन्स कि आपकी बॉडी भी अच्छी होनी चाहिए, फिजिकली भी आपको सेट होना चाहिए। तो वो न्यूट्रिशन भी सेट कर रहे हैं। तो छोटे बच्चों को अभी हमने हमारे प्लान में है, मे बी नेक्स्ट फेज में, ताकि उनको भी करें, क्योंकि 12 साल से भी आप ट्रेन करो बच्चे को तो 16 साल तक उसकी वो स्किल सेट्स बन जाती है। जैसे बिल से बात कर रहा था, कहते हैं 12 को लिया, मैं 12 के अभी हम कर नहीं सकते, हम ग्रो करेंगे उसमें। सो यस, वी विल बी इन फेज 2। एज क्या है इसकी, एज क्या है, कहाँ से स्टार्ट? तो आज का जो हम इस हफ्ते कैंप लगाया उसका हमने रखा था कट ऑफ 16 साल का, राइट, 17 से 23-24 तक, जो मतलब अडल्ट हों। तो दूसरा कैंप लगाते हैं तो हम चाहते हैं कि पहले में अडल्ट होंगे और जैसे ग्रो करते हैं देन वी गो टू 10 to 15। हाँ जी, आप हम होपली विद इन अ डे हम हमारी वेबसाइट भी रिलीज होगी, सोशल मीडिया भी होगा, तो आप उसमें देखोगे हमने वहाँ प्रोग्राम सेट किया जो हमने कई वहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जैसे हम सेल्फ सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आप ऐसे करो, एक इतनी कॉस्ट होगी साल की, आप उस बच्चे की स्कॉलरशिप आप दोगे। सो एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमने जैसे सर्टन अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप्स रखी हैं, वैसे इस कैंप में किसी को कोई चार्ज नहीं होगा, DDA किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे, हम सिर्फ कोचेस को हायर कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं ताकि उनकी नॉलेज बढ़े, और प्लेयर्स को कह रहे हैं आप कमिटमेंट करो, तो जैसे आप कमिट करोगे तो आपको नेशनल लेवल की टीम पे फिर आप जैसे हायर करके उसमें नेशनल में खेलेंगे। सो जो भी बच्चे को उस टाइम ज़रूरत होगी वी विल प्रोवाइड, न्यूट्रिशन का भी है, सारी इक्विपमेंट जो है, ग्लव्स है, सारे हम प्रोवाइड करें, अभी किसी से कोई चार्ज नहीं कर रहे। सो डजंट मैटर वेयर ही कम्स फ्रॉम।